हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकर। मैं उजाला सिंह आपके सामने लेके आई हूँ सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करेंगे। हमारा ये सेशन जो होगा बिल्कुल ही बेसिक से होगा, जो सारे ही टीचिंग एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होगा। आप यूपी टेट ले लीजिए, आप सी टेट ले लीजिए, आप DSSS ले लीजिए, सुपर टेट ले लीजिए। सारे ही टीचिंग एग्जाम्स में अगर आप देखें तो सीडीपी का सिलेबस जो बेसिक्स होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, और बेसिक सारे में ही सेम होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे चीज़ों के तो आप उसको कैसे अप्लाई करना है। देखिए, पेपर में बस पैटर्न अलग होता है। अगर आप यूपी टेट का ले लीजिए और सी टेट का ले लीजिए तो बस पैटर्न का डिफरेंस होता है। मैंने यूपी टेट और सी टेट में अंतर क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम होगा ना। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी सेम होता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस सेशन में। जो हमारा ये होगा, ये सीडीपी का बेसिक से स्टार्ट होगा, बेसिक से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। लेकिन कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये आया कहाँ से, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है साइकोलॉजी। अगर आपको पता हो साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। आप अगर कोई भी चीज पढ़ते हैं तो पहले उसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि आखिर वो आया क्यों, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो ये हो गया मनोविज्ञान। मनोविज्ञान आप अगर पढ़ें तो इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और विज्ञान। मीन्स कि साइकोलॉजी क्या है, मन का विज्ञान है। अगर हम इसका हिंदी में संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, मन का विज्ञान। इंग्लिश में ये दो वर्ड से मिलके बना है। ये दो वर्ड होता है साइके। ये पेपर में पूछा जाता है कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, या फिर मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है। ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए ये आपके लिए जानना जरूरी है। साइके प्लस लोगोज, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगोज। अगर हम हिंदी में देखें तो मन और विज्ञान, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। साइके मीन्स होता है आत्मा, आत्मा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सोल। एंड लोगोज मीन्स आप लोगों को पता ही है, स्टडी होता है। स्टडी कह लीजिए या अध्ययन कह लीजिए। तो क्या हो गया, मनोविज्ञान का जो बेसिक अर्थ हो गया वो क्या हो गया, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, पहले जब मनोविज्ञान आया था तो इसे क्या कहा जाता था, आत्मा का अध्ययन। लेकिन किसी भी चीज में आप देखें तो पहले से अब में लेके बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। तो किसी भी चीज में जब चेंजेस होती जाती हैं तो उसका जो व्यवहार है वो बदलता जाता है, उसका तरीका बदलता जाता है। तो मनोविज्ञान पहले तो आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। मनोविज्ञान का बेसिक अर्थ भी यही हुआ। पेपर में पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो आत्मा का अध्ययन। लेकिन आज के डेट में मनोविज्ञान क्या हो गया है, व्यवहार का अध्ययन हो गया है। अगर पूछे कि प्रेजेंट डेट में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे मनोविज्ञान का अर्थ है आज के डेट में अभी जो यूज हो रहा है वो क्या है, व्यवहार का अध्ययन। तो ये हो गया मनोविज्ञान। हम इसे पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हमें बच्चों के बारे में, हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों के हमें व्यवहार का अध्ययन करना है, उनके व्यवहार के बारे में जानना है। हम उनके आत्मा तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अधिगम की डेफिनेशन भी सुनी होगी, सीखना क्या है, तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। तो इसलिए मनोविज्ञान का अभी एक डेफिनेशन आप देखेंगे। शुरुआत में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। अब ये आप कैसे समझेंगे, देखिए, आप 10th तक सबने पढ़ा होगा, 10th 12th। तो जब हम 9th तक रहते हैं, 9th में हमारी जो बुक्स होती हैं, 8th तक जो हमारी साइंस की बुक होती है वो क्या होती है, कंबाइन होती है। आप देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों ही एक में ही होती है। लेकिन जब हम 9th में जाते हैं तो ये तीनों ही बुक अलग हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट्स ब्रॉड हो जाता है। हमें इसको हायर लेवल पे पढ़ना होता है, ब्रॉड लेवल पे पढ़ना होता है।
इसलिए इन तीनों को अलग कर दिया जाता है। वैसे ही जब शुरुआत हुई थी तो मनोविज्ञान क्या था? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र मीन्स फिलॉसफी। फिलॉसफी के अंदर ही इसे पढ़ा जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ? मनोविज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड होने लगा, तो इसको फिलॉसफी से अलग करके एक अलग इसकी शाखा बना दी गई। क्या बना दी गई? एक अलग शाखा बना दी गई, जिसे हम ब्रांच कहते हैं। तो शुरुआत में मनोविज्ञान किसका ब्रांच था, किसके अंडर पढ़ा जाता था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है यूपी टेट में। शुरुआत में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा, दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, लेकिन बाद में इस शाखा को उससे अलग कर दिया गया और अब क्या है? मनोविज्ञान की अपनी एक अलग शाखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मनोविज्ञान के संप्रदाय का अर्थ है एक ऐसा समूह जो मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक विचारधारा या विधि का अनुसरण करे। शुरुआत में अरस्तु और प्लूटो ने माना कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में अरस्तु और प्लूटो ने यह माना कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन है। लेकिन परंतु वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या हो गया है? व्यवहार का अध्ययन हो गया है। अब हम आगे संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन कौन से किस संप्रदाय ने ये बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन हो गया है। इसमें एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एज इट इज़ पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ये आपको बस ये याद रहना चाहिए कि इस डेफिनेशन को किसने दिया है। ये डेफिनेशन बहुत ही अच्छा है, आप एक बार सुनेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, तो इसको बस याद रखना है किसने दिया है। फर्स्ट, साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, it still has behavior of a sort। इसका मतलब क्या हुआ? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। पहले क्या होता था? मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। फिर मनोविज्ञान ने क्या किया? सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। फिर मनोविज्ञान ने मन और मस्तिष्क का त्याग किया। फिर मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा? मन का विज्ञान कहा जाने लगा। फिर उसने उसे भी त्याग दिया। फिर उसने अपनी चेतना को त्यागा और अंत में वह व्यवहार को अपनाए हुए है। यानी कि अभी जो मनोविज्ञान है वो क्या है? व्यवहार का अध्ययन है, तो अंत में व्यवहार को अपनाए हुए है। ये डेफिनेशन किसने दिया है? बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पेपर में पूछा भी जाता है। तो ये डेफिनेशन किसने दिया है? वुडवर्थ ने दिया है। कब दिया? 1948 में दिया ये डेफिनेशन। तो क्या पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा जाता था, फिर मनोविज्ञान को मन का अध्ययन कहा जाने लगा, फिर मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन कहा जाने लगा, और अभी जो आखिरी में बचा है वो क्या है? व्यवहार को अपनाए हुए है। यानी कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि मनोविज्ञान नाउअडेज मीन्स कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो व्यवहार का अध्ययन है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के संप्रदाय। संप्रदाय मीन्स देखिए, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आता है। कोई भी चीज जब आती है, सपोज पहले क्या होता था? 5th क्लास में बोर्ड होता था। अगर आप लोगों को पता हो तो 5th क्लास में भी बोर्ड हुआ करता था, 8th क्लास में भी बोर्ड हुआ करता था, 10th क्लास में भी बोर्ड हुआ करता था, 12th क्लास में भी बोर्ड हुआ करता था। लेकिन इसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ही डर मीन्स कि बच्चों के अंदर एक डर होता था बोर्ड का, तो इस वजह से उसमें परिवर्तन किया गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जब एक अच्छा नहीं होता है तो उसमें सुधार करके दूसरा लाया जाता है, दूसरा अच्छा नहीं होता है तो उसमें सुधार करके तीसरा लाया जाता है। तो ऐसे ही मनोविज्ञान के कई सारे संप्रदाय आए। किसी ने कुछ कहा, उसमें कुछ कमी निकली तो दूसरे ने उसको ठीक करके दूसरा संप्रदाय लाया। ऐसे ही मनोविज्ञान के कितने संप्रदाय आए? 8 संप्रदाय आए। मनोविज्ञान के कितने संप्रदाय हैं? 8 संप्रदाय हैं। पहले संप्रदाय को हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। अगर आप इस वर्ड को देखें, संरचनावाद, संरचना मीन्स स्ट्रक्चर, किसी भी चीज की संरचना कैसी है, इसमें ये बताया गया।
इसमें ये कहा गया यह मनोविज्ञान की सबसे पुरानी संप्रदाय है। क्या है? सबसे ओल्डेस्ट है ये। सबसे पहली बार जो संप्रदाय आया वो क्या आया? संरचनावाद आया। ये सबसे पुरानी संप्रदाय मनोविज्ञान की है। इसके अलावा जिसकी नींव किसने रखी? विल्हम वुंट ने रखी। विल्हम वुंट ने क्या रखी? इसकी नींव रखी। मीन्स की इनको संरचनावाद का जनक कहा जाता है। कहाँ रखी? जर्मनी में रखी। वुंट के अनुसार हमारे अनुभव का आधार हमारी चेतना है। इन्होंने क्या बताया? जो हमारी चेतना है वो हमारी अनुभव का आधार है। जो हमारी कॉन्शियसनेस है ये हमारी अनुभव का आधार है। इन्होंने चेतना के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। स्ट्रक्चर मीन्स की चेतना की एक संरचना है। इन्होंने क्या कहा? चेतना जो है उसकी एक संरचना है। इन्होंने बस इतना कहा कि चेतना जो है उसकी एक संरचना है, इसलिए यह सिद्धांत क्या कहलाया? संरचनावाद कहलाया। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। संरचनावाद कहलाया। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी चेतना है, मनोविज्ञान को क्या कहा इन्होंने? चेतना, जो हमारा अनुभव का आधार है वो क्या है? चेतना है। और चेतना क्या है? चेतना की एक संरचना है, इसलिए इसको क्या कहा गया? संरचनावाद कहा गया। बस इन्होंने ये बताया इसके बारे में। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं हम। लेकिन इनके बारे में और भी चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछी जाती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खुलवाई। मनोविज्ञान की फर्स्ट प्रयोगशाला वुंट द्वारा लिप्जिंग जर्मनी में खोली गई। वुंट ने क्या किया? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। कहाँ? लिप्जिंग के जर्मनी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। कहाँ खोली गई? लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। और किसने खुलवाई? तो वुंट, विल्हम वुंट ने। इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। मीन्स की प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। इनको क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और इनको फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। मीन्स की संरचनावाद का जनक कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि संरचनावाद का जनक किसको कहा जाता है? वुंट को कहा जाता है। और इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली प्रयोगशाला खुलवाई थी। इसके बाद इन्होंने तो ये बता दिया कि चेतना जो है हमारी, उसकी एक संरचना होती है। लेकिन जो संरचनावाद नाम दिया गया, आखिर किसी भी चीज को इन्होंने तो बस उस पर काम कर दिया कि चेतना हमारी, चेतना की संरचना होती है, लेकिन इन्होंने उसको नाम नहीं दिया। नाम किसने दिया? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संरचनावाद को यह नाम किसने दिया? तो संरचनावाद को यह नाम उनके स्टूडेंट टिचनर, उसके स्टूडेंट कौन थे? टिचनर थे, वुंट के शिष्य थे ये। उन्होंने इस संप्रदाय को नाम दिया कि इसका नाम क्या होगा? संरचनावाद होगा। वुंट ने सिर्फ इस पे काम किया। वुंट ने प्रयोगशाला खोली लिप्जिंग के, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। इनको संरचनावाद का पिता कहा जाता है। इनको मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन संरचनावाद जो नाम है वो किसने दिया? तो वो दिया टिचनर ने। और टिचनर कौन थे? वुंट के शिष्य थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संरचनावाद की जो अध्ययन विधि है, इसमें किस विधि से अध्ययन किया जाता है? तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। कौन सा मेथड है ये? आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण, अंतःदर्शन जिसे हम कहते हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। संरचनावाद की अध्ययन विधि क्या है? किस विधि से इसमें अध्ययन किया जाता था? तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड से किया जाता था, आत्मनिरीक्षण जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट एक चीज और आता है, एफ वॉशबर्न। टिचनर की शिष्या थी ये। देखिए, टिचनर जो थे वो किसके शिष्य थे? वुंट के शिष्य थे।
और जो एफ वॉसबर्न है, ये टिचनर की शिष्या थी। ये पहली महिला थी जिन्होंने पीएचडी किया था और इन्होंने एक बुक भी लिखा था। उस बुक का क्या नाम है? उस बुक का नाम है द एनिमल माइंड। क्या नाम है? द एनिमल माइंड उस बुक का नाम है। वो कब लिखा गया था? तो 1908 में। इनका ये बुक इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्ट बुक्स दे दिए जाते हैं कि ये बुक किसने लिखा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। द एनिमल माइंड 1908 में किसने लिखा? एफ वॉसबर्न। किसकी शिष्या थी? ये टिचनर की शिष्या थी, उन्होंने ये बुक लिखा था। नेक्स्ट जो संप्रदाय आता है वो आता है प्रकार्यवाद। पहला संप्रदाय संरचनावाद, जिसमें क्या कहा गया? चेतना की एक संरचना होती है। किसने कहा? विल्हम वुंट ने कहा। उन्होंने प्रथम प्रयोगशाला भी खोला, लेकिन दूसरा जो संप्रदाय आया उसमें कुछ कमी रह गई। पहले जो संप्रदाय आया संरचनावाद, उसमें कुछ कमी रह गई, तो उसकी वजह से दूसरा संप्रदाय लाया गया। दूसरे में क्या कहा गया? प्रकार्यवाद। अगर आप इसका नाम देखें, प्रकार्यवाद, तो इसमें क्या है? कार्य। इसमें ये कहा गया कि जो हमारी चेतना है वो क्या है? चेतना के कार्य का अध्ययन किया गया। चेतना किस तरह से काम करती है, हमारी जो चेतना है वो किस तरह से काम करती है, इसका अध्ययन किया गया। तो उसे क्या कहा गया? प्रकार्यवाद कहा गया। जो हम डे टू डे लाइफ में अपनी एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें हमारी चेतना कैसे काम करती है, हमारी कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, इसका अध्ययन उसमें किया गया और इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? प्रकार्यवाद रखा गया। इसके जो जनक थे ये विलियम जेम्स थे। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म किसे कहा जाता है? प्रकार्यवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। और जितना वुंट से क्वेश्चन नहीं आता है उससे ज्यादा क्वेश्चन विलियम जेम्स के बारे में पूछा जाता है पेपर में, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चेतना, प्रकार्यवाद में क्या कहा गया? कि चेतना के कार्य का अध्ययन किया गया, चेतना किस तरह से काम करती है इसका अध्ययन किया गया। इसके अलावा विलियम जेम्स ने पहली बार मनोविज्ञान में मूल प्रवृत्ति शब्द का इस्तेमाल किया। आपने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें मोटिवेशन से उसको रिलेट किया जाता है। मोटिवेशन थ्योरी है ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। लेकिन जो मूल प्रवृत्ति वर्ड यूज की गई वो पहली बार मनोविज्ञान में किसने किया? तो विलियम जेम्स ने किया। नेक्स्ट, विलियम जेम्स ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। विलियम जेम्स ने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और ये बुक इतनी फेमस है कि ये बुक अभी तक बहुत ज़्यादा बिकती है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ये सेल होती है मार्केट में। और इस बुक की प्रसिद्धि के कारण ये बुक इतनी प्रसिद्ध हुई कि इनको क्या कहा गया? विलियम जेम्स को क्या कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। विलियम जेम्स को क्या कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा गया। इनको मॉडर्न साइकोलॉजी का जनक कहा गया, विलियम जेम्स को। ये बात आप ध्यान रखेंगे, किस कारण कहा गया? इनकी ये फेमस जो बुक है इसके कारण इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा गया। इसके अलावा हम आ जाते हैं साइको एनालिसिस पे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है साइको एनालिसिस। तीसरा संप्रदाय जो आया वो कौन सा आया? मनोविश्लेषणवाद। इसके जनक कौन है? इसके जनक सिगमंड फ्रॉइड को कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड के थ्योरी हम अलग से पढ़ेंगे, बहुत बड़ी थ्योरी है इनकी। इन्होंने क्या बात की? इन्होंने मन के बारे में बात किया। इन्होंने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है? मन का अध्ययन है। इन्होंने मन के बारे में बताया कि हमारा मन जो होता है वो 3 तरह का होता है। इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई। 3 अवस्थाएं बताई, कौन सी? ज्ञात, अर्धज्ञात, अज्ञात।
हिंदी में इसके अलग अलग नाम हैं। इसलिए आप लोग जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं इसको इंग्लिश में अगर याद करें तो ये ज़्यादा सही रहेगा। पेपर में आप लोग इंग्लिश में सही, क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं। ज्ञात को हम कहते हैं चेतन, अर्धज्ञात को हम कहते हैं अचेतन, सॉरी अर्धचेतन, और अज्ञात को कहते हैं अचेतन। लेकिन इंग्लिश में इसका नाम सेम ही रहता है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो इन्होंने मन के बारे में बताया कि हमारा मन कैसा होता है, 3 तरह का होता है। इस पे इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा अर्धचेतन अचेतन मन होता है ये क्या है, बहुत ही मेन होता है। देखो इसमें फ्राइड के अचेतन मन का सिद्धांत सबसे प्रमुख है। इन्होंने क्या बताया, जो हमारा हम जो काम करते हैं, कोई भी हम रिएक्शन करते हैं, कोई भी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, तो उसमें मेन क्या होता है, हमारा अचेतन मन होता है। इसके बारे में हम डिटेल में इनकी थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी आप इतना जान लीजिए कि इन्होंने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मन का अध्ययन है, और मन की इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और सबसे मेन जो रोल होता है वो किसका होता है, अचेतन मन का होता है। इसके अलावा इन्होंने इद, ईगो और सुपर ईगो की भी बात की, वो हम इनकी थ्योरी में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इनकी बुक के बारे में हम आ जाते हैं। इनकी पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। कब लिखी, 1899 में लिखी। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो भी हम सपना देखते हैं, हम सोते हैं और हम जो सपना देखते हैं उसका कोई ना कोई हमारे रियल लाइफ से कनेक्शन जरूर होता है। तो इन्होंने ड्रीम्स के बारे में इस बुक में बताया है। इनकी ये बुक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक का नाम डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो संप्रदाय है वो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। इसको हम गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इस संप्रदाय की स्थापना किसने की, मैक्स वर्दिमर ने की। मैक्स वर्दिमर इसकी क्या है, स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं, जर्मनी में करते हैं। और उनके सहयोगी कौन है, कोहलर और कोफका इनके सहयोगी हैं जिन्होंने इनकी स्थापना करने में इनकी सहायता की। इसमें क्या कहा गया कि कोई भी काम हम करते हैं, किसी भी हम समस्या में फंसते हैं, तो उसका समाधान जो होता है वो अचानक से हमारे दिमाग में आता है। जैसे कि आप मान लीजिए मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आपका मैथ सॉल्व हो नहीं पा रहा है और आप सोए हुए हैं, अचानक से आपको आइडिया आएगा कि ऐसे हम उसको करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, और आप तुरंत उठ के उसको करते हैं, वो सॉल्व हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान में क्या होता है कि जो भी समस्या होती है उसका समाधान अचानक से आता है हमें। जैसे कि इन्होंने कोहलर ने एक चिंपैंजी पे किया भी था, उन्होंने अपना प्रयोग कि चिंपैंजी एक रूम में बॉक्स रख दिया गया था, एक स्टिक रख दिया गया था, और उस चिंपैंजी को अचानक से क्या आया, समस्या का समाधान मीन्स कि ऊपर केला लटका दिया गया था, तो उसे अचानक से आइडिया सूझा कि क्या करूं, मैं बॉक्स को एक साइड करके मीन्स कि एक के ऊपर एक रख के उस पर चढ़ के केला खा सकता हूं। तो इसमें क्या कहा गया कि अचानक से समाधान हमारे सामने आता है। मान लीजिए हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम हमारे दिमाग में चल रही है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा, तो अचानक से हमारे दिमाग में समाधान आएगा और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें एक और बात कही जाती है, ये लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मीन्स कि व्यवहार का अध्ययन समग्र रूप में किया जाता है। इसका गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का एक नाम और है समग्रवाद। समग्रवाद इसका एक और नाम है। तो इसमें यह कहा जाता है कि जो व्यवहार का अध्ययन है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन समग्र रूप में किया जाता है, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट के नहीं किया जाता है। मीन्स कि हम व्यवहारों का क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करेंगे, व्यक्ति के व्यवहार को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये नहीं कि हम एक सिचुएशन में उसके व्यवहार को देख के डिसीजन दे दें कि इसका व्यवहार ऐसा है, नहीं, हम उसको
पूरी तरह से ऑब्जर्व करेंगे व्यक्ति को, उसके बाद उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे, वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है और वो क्लासरूम में कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो स्कूल में कैसे बिहेव कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम समग्र करके उसके बाद उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे। हम किसी एक एस्पेक्ट को देख के उसके व्यवहार का जजमेंट नहीं दे सकते हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है। इसमें क्या कहा गया कि समग्र रूप से किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ना कि अलग अलग हिस्सों में। नेक्स्ट जो है हमारा ये है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। इसके जनक कौन है? जेबी वॉटसन। इसके अभी जो मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? व्यवहार का अध्ययन। इसके जेबी वॉटसन इसके जनक हैं। इन्होंने व्यवहार के अध्ययन की बात की। इन्होंने क्या कहा कि व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहारवाद के कारण ही उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स की उत्पत्ति हुई। इसमें वॉटसन ने एक डेफिनेशन दी है। ये डेफिनेशन यूपी टेट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, स्वस्थ बच्चे दे दो, और आप जो कहोगे उसको मैं वो बना दूंगा। आप वकील कहो, आप चोर कहो, आप पुलिस कहो, आप टीचर कहो, आप जो उस बच्चे को बनाने के लिए कहोगे मैं उसको बना दूंगा। कैसे? उनके व्यवहारों में परिवर्तन करके वो उनको आप जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा बना देंगे। ये डेफिनेशन किसने दी? वॉटसन ने दी। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म जिसे हम कहते हैं। इसमें ये कहा गया कि विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। हमें विद्यार्थी को ब्लैंक स्लेट नहीं मानना, वो उनके सामने हमें क्या करना है? सुविधा प्रदान करना है। बस उनको रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करिए, वो अपने ज्ञान का रचना स्वयं कर लेगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। क्या है? अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। और वो किस पे बेस्ड है? रचनावाद पे बेस्ड है। शिक्षक क्या होता है? इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सीटेट में अभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि कंस्ट्रक्टिविज्म में शिक्षक क्या होता है। तो शिक्षक इसमें एक सुविधा दाता के रूप में होता है। शिक्षक बच्चों पे कंट्रोल नहीं करेगा, ना ही उनको उनको अपनी मर्जी से जो मन करे वो करवा सकता है। शिक्षक क्या है? बस एक सुविधा दाता है। बच्चों को जहां आपकी ज़रूरत हो वहां आप उसके लिए खड़े रहिए, उनको रिसोर्सेज दे दीजिए, वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर लेंगे। रचनावादी कौन कौन है? प्याजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर। इन सब के बारे में, इन सब की अलग अलग थ्योरीज हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस हम बेसिक ये देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन सब की क्या ज़रूरत है। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इन सब की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है संज्ञानवाद। इस संप्रदाय की स्थापना मिलर और ब्रूनर ने की थी। इसकी स्थापना किसने की? मिलर और ब्रूनर ने। इन्होंने संज्ञानात्मक योग्यता मीन्स मानसिक क्षमताओं के अध्ययन पर बल दिया। इन्होंने ये बताया कि जो भी कुछ सीखते हैं उसमें किसका रोल होता है। जैसे कि रीजनिंग एबिलिटीज, जो कैलकुलेशंस हम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी संज्ञानात्मक योग्यता, मानसिक क्षमताएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक ह्यूमन के डेवलपमेंट में, मीन्स कि हमारे दिमाग के विकास में जो भी हम कुछ सीखते हैं। संज्ञानवाद किससे रिलेटेड है? यह संज्ञान से रिलेटेड है। संज्ञान मीन्स मानसिक प्रक्रिया जो भी हमारे बीच होती है, जो भी हम मानसिक प्रक्रिया करते हैं वो क्या होता है? संज्ञानवाद होता है। जैसे कि कोई भी रीजनिंग हम करते हैं, कोई भी मैथ्स करते हैं, कुछ भी आइडिया का हमारे दिमाग में सॉल्यूशन आता है, कुछ भी प्रॉब्लम का, तो ये सब क्या है? ये संज्ञानवाद है। बस इसमें मेन क्या है? इनके जनक कौन है? मिलर और ब्रूनर। इसके बारे में इनकी थ्योरीज कुछ होती हैं, संज्ञानवाद की अलग अलग थ्योरीज होती हैं, उसको हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आ जाता है मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। इसके जनक कौन है? कार्ल रोजर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आध्यात्मिक जनक इसके कौन है? तो आध्यात्मिक जनक इसके हैं अब्राहम मैस्लो। उन्होंने व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकारा है। इन्होंने क्या कहा कि जो एक बालक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी के बारे में इन्होंने बात किया। ह्यूमनिज्म में किस बारे में बात की गई? पर्सनालिटी के बारे में।
पर्सनैलिटी के बारे में इसमें बात की गई। तो ये हो गए हमारे 8 संप्रदाय। अब देखिए ये इन संप्रदायों में से जो भी बेस्ट चीज़ें हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में यूज़ होता है। जैसे कि संज्ञानवाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इनमें से कुछ कुछ बेस्ट चीज़ें हम निकाल के अपने एजुकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा रचनावाद के बारे में, बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में, आपने सुना होगा संज्ञानवाद। ये सारी चीज़ें हम अपने एजुकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम उसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ये इसकी हिस्ट्री है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बाल विकास को। बाल विकास ह्यूमन डेवलपमेंट हम उसमें पढ़ेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम यूपी टेट और सारे ही टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल फ्री में आप तक पहुँचाएंगे और बिल्कुल बेसिक से हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।